अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि बीपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए। एंड देन मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा हम लोग करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली मैंने पहले भी चर्चा किया है कि ये वो सेक्शन है जिसके अंतर्गत मूल रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आप ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ये बिहार के इतिहास से पूछा गया है कि भारत के इतिहास से पूछा गया है, क्योंकि लगभग जो प्राचीन इतिहास है वो बिहार के इतिहास से क्या रहा है, जुड़ा रहा है। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बिहार ही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि अधिकांश राज्यों की राजधानी कहाँ रही, बिहार में रही। और खास करके पाटलिपुत्रा मुख्य राजधानी रही, तो इसके कारण से पूरा का पूरा जो प्राचीन इतिहास है भारत का वो बिहार के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण से अधिकांश प्रश्न आपको जो पूछे गए हैं बीपीएससी में वो बिहार से संबंधित दिखाई देंगे, जो कि सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो आइए थोड़ा सा उसको हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार के चिरांद नामक स्थान की प्राचीनतम संस्कृति किससे संबंधित है? ये 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था और आपने पढ़ा भी था कि चिरांद जो कि किस कौन से जिले में है, सारण जिले के अंतर्गत आता है। और सारण जिले के अंतर्गत ये नौपाषाण जो संस्कृति थी या नौपाषाण स्थल थे उसी में से एक एग्जाम्पल के रूप में ये है। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा किया कि बिहार में पूरा पाषाण के भी अवशेष मिलते हैं जो मुंगेर से और नालंदा से मिले हैं। मध्य पाषाण के भी अवशेष मिले हैं जो मुंगेर से मिले हैं। और नवपाषाण के स्थल चिरांद के अलावा चेचड़, मनेर और सनुआर से मिले हैं। और ये वो स्थल है जहां से ताम्र पाषाण के भी क्या हुए हैं, एग्जाम्पल मिले हैं। तो बेसिकली ये वो जगह है जहां से नवपाषाण और ताम्र पाषाण दोनों के एग्जाम्पल मिले हैं। और हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि चिरांद जो है वो स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है नवपाषाण के पुराचीन स्थलों में से। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम लोग, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी हम लोगों ने चर्चा की थी, क्या थी? गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। ये 66 बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ था। अब चूंकि ऑप्शन में आपको राजगृह या गिरिब्रज दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपके पास पांचवा विकल्प जो पहले था इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर हम इसका सही उत्तर ढूंढना चाहें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गिरिब्रज या राजगीर होगा, जो सबसे पहली बार मगध की राजधानी बनी थी। अगर क्रमिक रूप से हम लोग देखें तो सबसे पहला वंश कौन सा आया था? बृहद्रथ वंश। उसके बाद बिंबिसार के नेतृत्व में हर्यक वंश, और हर्यक वंश के समय में भी यही राजधानी थी। इन्हीं प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है। पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया? वैशाली को। और कालाशोक के समय फिर से राजधानी वापस पाटलिपुत्र आ गई। और गुप्ता पीरियड जो सबसे महत्वपूर्ण शासन था बिहार के क्षेत्र में मौर्यों के बाद, उसके समय में भी राजधानी कहां रही है? पाटलिपुत्र रही है। तो यदि इसमें ऑप्शन में हमारे पास राजगृह या गिरिब्रज का ऑप्शन होता तो वो सही उत्तर होता। नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैन सभाओं की संख्या कितनी है? 2। और पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। और पहला वाला जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और ये कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। और दूसरे वाले की अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने किया था। तो पहले वाले में एक और प्रश्न पूछ जाता है कि ये इसका नेतृत्व करता या राजा कौन था जिसने इसको करवाया था? तो कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जैन धर्म से संबंधित दो ही सभाएं हैं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रख सकते हैं कि पहला का आयोजन स्थल पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा वल्लभी, गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां है? ये भी 63rd बीपीएससी में पूछा गया है और इसका सही उत्तर माना जाता है क्या? पावापुरी। और हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये पावापुरी का संबंध किससे रहेगा? नालंदा से रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो जल मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये भी कभी कभी जोड़ करके पूछ लिया जाता है कि जल मंदिर बिहार में कहाँ है, तो पावापुरी में है और ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भगवान बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी,
अब महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था। और 483 में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और किसने कराया था? अजातशत्रु ने। तो यहां सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति, और कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो बेसिकली करवाया था किसने? तो अजातशत्रु ने करवाया था। यानी बाद के भी उनके मृत्यु के बाद ही हुए और पहला भी उनके मृत्यु के बाद ही हुआ था। कहां हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और राजगीर में एक जगह है सप्तपर्णी गुफा, उसी गुफा में इसका आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट है ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लोगों ने चर्चा की कि प्राचीन काल में 3 प्रमुख जो है वो बौद्ध विहार बिहार में स्थित थे। नालंदा जो कि बनवाया गया था गुप्तों के समय में कुमारगुप्त के द्वारा, विक्रमशिला जो कि बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, और ओदंतपुरी जो कि बनवाया गया था बिहार में यानी बिहार शरीफ में किसके द्वारा? तो गोपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश का क्या था? संस्थापक था। तो ये बीपीएससी में जो एंशिएंट हिस्ट्री पूछते हैं उसमें से ज्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री का संबंध बिहार से ही रहता है, तभी वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? इसका माना जाता है कि लगभग 5th पीढ़ी में ये पहुंच चुका है। और 5th पीढ़ी किस आधार पे कहा जाता है इसको समझिए। बेसिकली क्या हुआ था कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु के पश्चात इस वृक्ष को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा गया और लगभग सभी राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया। कहा जाता है कि अशोक के टाइम में अशोक ने इसी पेड़ की जड़ों को श्रीलंका भेजा था और श्रीलंका में उस पेड़ को लगा करके उस पेड़ को आगे बढ़ाया गया। बाद में मौर्यन पीरियड के बाद ये पेड़ सूख गया। सूखने के बाद फिर से उसके जड़े से एक पौधा निकला और वो आगे बढ़ा। और इसी क्रम में एक आता है शासक जिसका नाम है शशांक। नाम सुना है आप लोगों ने? वो कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म। तो उसने क्या किया? शशांक ने पेड़ कटवा दिया। तो पेड़ कटवा करके उसमें आग लगवा दी। अब आग लगाने के बाद वो पौधा जन्म लेने से वंचित होने लगा। फिर उसमें श्रीलंका से पौधा ला करके क्या किया गया? लगाया गया। और इस तरह से उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इसी क्रम में पेड़ का जन्म लेना, सूखना, जन्म लेना, सूखना, इसी प्रक्रिया में अब वो कौन सी अवस्था में पहुंच चुका है? तो और आज भी अगर आप जाएंगे बोध गया तो देखेंगे कि वो पौधा आज काफी बुजुर्गा अवस्था में पहुंच गया हुआ है और नई पीढ़ी का इंतजार लगभग लोग करना शुरू कर चुके हैं। इतना बुजुर्ग पेड़ हो चुका है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। ये हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 तरह के स्तूप प्रश्न में पूछे जाते हैं, एक सबसे ऊंचा और दूसरा पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित स्तूप। अब यहां प्रश्न में ध्यान देना है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, तो विश्व शांति स्तूप किसको कहा जा रहा है? नालंदा में जो है उसको। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नालंदा। लेकिन यदि यह रहता कि सभी स्तूपों में सबसे अधिक ऊंचा स्तूप किसे कहा जाता है, तो केसरिया स्तूप जो कि है पूर्वी चंपारण में। यानी स्तूप अगर सिंपल रहता और उसके हाइट पे प्रश्न आता तो आंसर होता केसरिया। यानी स्तूप इस तरह से जब बनाए जाते थे तो ये जमीन की धरातल से सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्तूप है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा बना हुआ स्तूप है, वो है केसरिया। लेकिन नालंदा में क्या है कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर क्या किया गया है? स्तूप बनाया गया है। रत्नागिरी पहाड़ का नाम है और उसी पहाड़ पे बनाया गया है। तो बेसिकली ये जो है वो नालंदा में स्थित है। और क्या हुआ? ठीक है, तो नालंदा में स्थित है। ये आपका प्रश्न के हिसाब से उत्तर आप चयनित कर सकते हैं। ये 48वीं से 52वीं में ही ये प्रश्न क्या किया गया है? पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी या तीर्थयात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया था। जब भी प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे कि थोड़ा पढ़ने के दौरान उसको आप अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे अंडरलाइन करें, बिकॉज एग्जाम में आपके पढ़े हुए प्रश्न गलत होने के चांसेस इसी कारण से रहते हैं जब आप सरसरी निगाह से उसको पढ़ते हैं। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो पढ़े हुए फैक्ट्स भी गलत हो सकते हैं। दूसरा कहता है कि वेनसांग जो चीनी यात्री था वो बौद्ध भिक्षु होने के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था।
तो इसने क्या किया है, आपके दिमाग से खेलने का प्रयास किया कि फाहियान में हर्ष डाल दिया और हुएनसांग में चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी दोनों में अपोजिट कर दिया। जबकि फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और हुएनसांग आया था हर्ष के समय। तो यहां कहता है कि कौन सा सही है बताइए, तो दोनों के दोनों सही नहीं होंगे, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों के दोनों गलत है। तो पढ़े हुए डाटा पर इस तरह से कई बार प्रश्न आपको फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 महाजनपद थे बिहार के क्षेत्र में, एक मगध महाजनपद, दूसरा अंग महाजनपद और तीसरा वज्जी संघ। तो वज्जी संघ जो था वो बेसिकली क्या था, 8 गणराज्यों या जनों से मिलकर के बना था। और इस 8 जन में से एक प्रमुख जन जो सबसे था वो क्या था, लिच्छवी। और ये 8 जन जो है मिल करके एक वज्जी संघ बनाते थे और इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी। और उस गणतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई था तो वो कौन था, लिच्छवी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि लिच्छवी आखिर क्या था, क्या वो एक महाजनपद था, तो नहीं, वो वज्जी संघ के अंतर्गत एक जन था और 8 जनों को मिला करके बना हुआ ये क्या था, एक महाजनपद था। तो ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया लिच्छवी, जो कि भारत का पहला गणतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था। तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा की कि समय समय पे राजधानी परिवर्तन होते रहता था और इसी क्रम में बिहार में राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाने वाला जो शासक था वो कौन था, तो उदयन था और उदयन को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो यहां एक वर्ड यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वैदिक काल। और वैदिक काल का पीरियड क्या माना जाता है, जब भी पढ़े ना तो थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर के आए। वैदिक काल का मतलब है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच की घटनाएं वैदिक पीरियड के अंतर्गत आती है। तो यानी 600 के आसपास का पूछ रहा है मगध, तो 600 के आसपास में मगध हुआ, जो कि बनाया किसने, बिहद्रथ ने, बिहद्रथ वंश के थ्रू। और उस पीरियड में जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। ये सारे जो है बेसिकली चंपा को हटा दे तो ये तीनों राजधानी बनी है। तो क्या इसमें आंसर के रूप में अगर ये रहता कि एक से अधिक सही है, तो क्या एक से अधिक सही होता, नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसने स्पष्ट किया है कि हमको बताइए कि वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी। ये नहीं कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन कौन हुआ, कौन कौन हुआ, तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे। लेकिन यहां कह रहा है कि वैदिक पीरियड के दौरान राजधानी कौन बना। ये लास्ट ईयर ही आपका एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, राजगिरी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये एंशिएंट पीरियड के कुछ महान व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध बिहार क्षेत्र से ही रहा है, तो इनको थोड़ा सा मिलान करने के लिए। चरक किस लिए जाने जाते हैं, चरक संहिता बहुत ज्यादा फेमस ग्रंथ रहा है और भारत में चिकित्सा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसको माना जाता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को। ब्रह्मगुप्त जो थे इन्हों गणितज्ञ के रूप में देखा जाता है और वराह महिर जो थे वो क्या थे, एक नामी गिरामी ज्योतिष थे। उन्होंने खगोल विज्ञान पर जो है किताबें लिखी हैं। इसके अलावा विशाख दत्त की चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम के माध्यम से उन्होंने चंद्रगुप्त की कहानी बताई है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताई है। तो इस तरह से इनको नाटककार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये जो है सही मिलान है और इसको इसमें आप चूज कर सकते हैं। ये भी लास्ट ईयर आपका प्रश्न पूछा गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं बिहार से रहता है। यानी अगर आपके 8 प्रश्न एंशिएंट से आएंगे तो उसमें से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिहार एंशिएंट से जुड़े होंगे, 2-3 ही प्रश्न होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ लिया जाएगा या ऐसे एरिया से पूछा जाएगा जिसका संबंध बिहार से नहीं रहा है, जैसे साउथ इंडिया से। वैसे प्रश्न कम आते हैं, तो इसलिए रिवीजन करते समय बिहार सेक्शन वाले को रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किससे रहा, ये हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी। ये 69th बीपीएससी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि स्तूप जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म में वह केंद्र होता है जहां पर धार्मिक अवशेषों को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की
कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के अवशेषों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया था और एक वर्ग था उनके राख का, तो यानी 9 भाग बने थे और 9 भागों पर स्तूप बने थे। तो यानी स्तूप जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के अवशेषों का संरक्षण स्थल, और चैत्य क्या हो गया, पूजा स्थल, और विहार हो गया उनके निवास स्थल, स्पेशली भिक्षुओं के निवास स्थल। तो यानी तीनों के तीनों संबंध जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो बना सकते हैं। ये भी लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताइए कि आप कितना जानते हैं। पहला कथन कहता है कि यह बिहार के वर्तमान में बांका जिले में है। सही है या गलत? नहीं होगा, क्योंकि बांका जिला में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह भागलपुर में है। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत। दूसरा कहता है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धर्मपाल ने की थी। तो यह भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां आपको गलत कथन ही चुनना है। तो पहला तो ये 1 2 यानी यही आंसर होगा, नहीं तो ये होगा। ठीक है, पहले ही क्लियर हो गया कि 1 2 तो होना ही चाहिए। तो 1 2 यही है, बाकी में 1 2 दोनों शामिल नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे, या तो ये हो सकता है। बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा यहां पर फला फूला, ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां महायान शाखा की पढ़ाई होती थी और विक्रमशिला शाखा में वज्रयान की पढ़ाई होती थी। जो वज्रयान बेसिकली तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित शाखा था, जिसकी पढ़ाई वहां पर की जाती थी। तो यानी ये तीसरा कथन क्या हो गया, सही है। चौथा है, यहां पर खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण आदि की भी पढ़ाई होती थी। ये भी सही है कि केवल बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र नहीं होते थे ये बिहार, इसके अलावा गणित, व्याकरण, खगोल शास्त्र, अन्य शब्दों के, अन्य विषयों की भी पढ़ाई यहां पे की जाती थी। तो यानी 2 कथन सही हो गए, 2 गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। 1 और 2 गलत है, बाकी दोनों सही है। ये 69th का ही प्रश्न था लास्ट ईयर। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये मिडाइवल पीरियड में हम लोगों को पढ़ना है। एक वंश है कर्नाट वंश। ये कर्नाट वंश बेसिकली बिहार के क्षेत्र में ही स्थापित था और इनका जो मूल क्षेत्र था वो मिथिला ही था। तो इसी कारण से मैथिली भाषा के विकास का श्रेय अगर किसी वंश को दिया जाता है तो उसका श्रेय किस वंश को दिया जाता है, कर्नाट वंश को, बिकॉज ये वंश ही मिथिला से संबंधित था। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अब आइए, अभी हम लोगों ने इसको समझा कि यदि हम बिहार के भौगोलिक मानचित्र को देखें तो ये गंगा नदी हो गई और ये बिहार का मैप हो गया। तो ये प्राचीन काल में कह रहा है, तो प्राचीन काल का मतलब लगभग हम लोग 6th सेंचुरी BC से लेकर के मौर्यन गुप्ता पीरियड की बात करते हैं। तो इस पीरियड में जो ये बंटवारा था, ये ऊपर वाला जो भाग था ये कहलाता था वज्जी संघ, ये वाला कहलाता था अंग क्षेत्र, और ये वाला कहलाता था मगध क्षेत्र। और इस मगध ने कुछ ही दिनों में अंग को जीत लिया था, बाद में मगध ने वज्जी संघ को भी जीत लिया था। तो बेसिकली लगभग पूरा बिहार क्या कहलाता था, मगध। और इसमें ऑप्शन में वही नहीं है, मगध ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी वर्ड बिहार के लिए यूज नहीं होता था, क्योंकि चोल का संबंध दक्षिण भारत से रहा है, तक्षशिला का संबंध गांधार प्रदेश से रहा है, और अनर्थ शब्द बिहार के संबंध में कभी प्रयुक्त होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो इसलिए इसका आंसर मगध होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये 68 में फिर विक्रमशिला से ही पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अब अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कौन स्थापित करेगा, धर्मपाल। अब यहां आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में यदि फैक्ट्स पे जानकारी हो तो उसी फैक्ट से अगले साल प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसलिए कंटेंट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों को निश्चित रूप से बनाना चाहिए, उसी से आपका जो पढ़ाई का जो रिफ्रेशमेंट है वो उसी से आएगा, और कहीं ना कहीं आप नए प्रश्नों को भी टैकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है 67th में री एग्जाम में यह प्रश्न आया था, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित किया गया? और ये अभी हम लोगों ने फिर पढ़ा
कि इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कहाँ किया गया, तो जहां पहला हुआ वही बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, और इसका जो स्थान था वो क्या था, राजगिरी। और इसको क्रम से सजाए तो राजगिरी पहले हुआ, उसके बाद हुआ वैशाली, वैशाली के बाद हुआ पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद हुआ कुंडलवन जो कि है कश्मीर में। तो ये चार जो है वो क्रम रहे थे। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ये कहानी हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी कि ऐसा प्रश्न बन सकता है, और ये बन क्या सकता है, ये 67th री एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जबकि इतिहास में इसका एकमात्र साक्ष्य क्या है, देवी चंद्रगुप्तम है, जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। तो उसमें कहानी लिखी है कि कैसे ध्रुव देवी को बचाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रयास किया और शकों को पराजित किया, और साथ ही साथ अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके उसने क्या की, गद्दी प्राप्त की। तो यानी इसी प्रश्न को उसने दूसरे तरीके से पूछा कि बड़े भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, कौन करेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, और किसकी हत्या करेगा, रामगुप्त की, और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से फिर क्या करेगा, विवाह करेगा। तो ये कहानी आपका प्रश्न में री एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जीवक को उन्होंने क्या किया था, तो चंड प्रधोत के यहां भेजा था उसकी सेवा के लिए, जो कि अवंती का शासक था। इसके अतिरिक्त जब एक बार बुद्ध भी बीमार पड़े थे तो जीवक की सहायता ली गई थी, तो इसलिए जीवक का नाम इतिहास में काफी आदर से लिया जाता है। और सभी चिकित्सकों में जितने भी नाम आप सुनते हैं, चड़क, सुश्रुत, धन्वंतरी, उन सभी चिकित्सकों में सबसे प्राचीन चिकित्सक में नाम किसका आता है, तो जीवक का आता है। कई बार आएगा कि क्रम से सजाइए जो इस प्राचीन भारत में ये चिकित्सक रहे हैं, उसमें पहले आएगा कौन, जीवक, फिर आएगा चड़क, फिर आएगा सुश्रुत, फिर आएगा धन्वंतरी, और इस तरह से ये क्रम बढ़ता है। ठीक है, त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान प्राप्त करना, सच्ची आस्था रखना, सटीक क्रिया करना, ये किससे संबंधित है? ये कल ही हम बताए थे कि त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था, जैन धर्म ने, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इसी वर्ड को उसने क्या किया, बदल दिया। सम्यक ज्ञान को कहा सटीक ज्ञान, सम्यक का मतलब होता है सच्चा, और सटीक का मतलब ही क्या होगा, एकदम सही। तो वर्ड चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो कि ये वही वाला चीज है या कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो सटीक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया यानी आचरण, क्रिया को ही क्या कह सकते हैं, आचरण। तो उसी वर्ड को उसने चेंज कर दिया और आंसर क्या होगा, जैन धर्म। जो थोड़ा भी इसमें अपने आप पे कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ये वो वाला नहीं लग रहा है, तो उत्तर भटक सकते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? अब भारत में पहले साम्राज्य, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन तब हो सकता था जब इसमें बिंबिसार ऑप्शन में होता कि हाँ चलो मगध का पहला शासक वो माना जाता है। यहां कहता है कि भारत का पहला साम्राज्य, भारत का पहला साम्राज्य का मतलब है कि भारत जितना बड़ा क्षेत्रफल का पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया, और हमने बताया था इसको, कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये 66th के री एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला भारतीय शासक था जिसने मगध से बड़े एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो बाद में चलकर एक भारत देश के रूप में स्थापित हुआ। तो जो देश बाद में बना उस देश का पहला एकत्रीकरण करने वाला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी कारण से उसको भारत का एकत्रीकरण करने वाला शासक या भारत को यूनाइट करने वाला शासक भी या पहला शासक भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी है? ये 66th री एग्जाम में आया है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कनिष्क वह राजा था जिस कनिष्क के समय में दो शैली प्रचलित हुई थी, एक था गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। और यही वो दो शैली है जिस शैली में बेसिकली मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, यानी विधिवत रूप से भारत में मूर्ति बननी शुरू हुई तो वो किस शैली में शुरू हुई, गांधार शैली और
मथुरा शैली। और इस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधार शैली वो है जिसमें सिर्फ बुद्ध की मूर्ति बनी, और सबसे पहली बुद्ध की मूर्ति कहा जाता है कि गांधार शैली में ही बनाई गई थी। इसके अलावा मथुरा शैली में बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां बनी, जैन धर्म की भी मूर्तियां बनी और हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनाई गई थी। ये 66 का री एग्जाम का प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? ये 65 में एक दिव्यांगों के लिए अलग से एग्जाम लिया गया था बीपीएससी में, उसी का ये प्रश्न है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। उनको काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का प्रदेश प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से विवाह हुआ, लेकिन बदले में अपने ससुर जी को चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर के क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिए थे। और ये युद्धक हाथी वो इसलिए देने में सफल रहा था क्योंकि मगध के ही सीमावर्ती क्षेत्रों में था छोटा नागपुर का पठारी इलाका, जहां से उसे बड़ी मात्रा में हाथी आसानी से मिल जाते थे, और उन्हीं हाथियों को ट्रेन करके वो सेना में शामिल कर लेता था और उन्हीं हाथियों को दहेज में या वो उपहार में बांट सकता था, और इसी कारण से उसने बांटा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो उत्तर प्रदेश की ओर गए, और उत्तर प्रदेश में वो पहुंचे कहां? सारनाथ। और पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों में काफी पॉपुलर प्रश्न है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय पर आधारित रहा है? इसमें सिंपल सा है, इसमें एक सिद्धांत है जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत। ये अर्थशास्त्र की पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत बताया गया है, जिसमें एक राज्य के 7 अनिवार्य अंग कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा की गई। तो मूल रूप से ये चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में क्या देखना चाहिए, कैसे शासन को व्यवस्थित करना चाहिए, इसी प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी कारण से अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोक प्रशासन और शासन से संबंधित माना जाता है। इसका उत्तर ज्यादातर जगहों पे शासन काल और सिद्धांत लिया गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें विदेश नीति और अन्य चीजों की भी चर्चा की गई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, शासन काल मूल था, क्योंकि शासन काल के सिद्धांत में ही सब आ जाता है, विदेश नीति भी, क्षेत्रीय नीति भी, सारी नीतियां एक शासन के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका उत्तर अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेते हैं। हालांकि उन्होंने आंसर ई लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये मैंने कल कहानी भी बताई थी, यही वो एग्जाम है 56 से 59 बीपीएससी। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? कुमार गुप्त है। और कुमार गुप्त में लगा दीजिए प्रथम, बढ़िया। तो कुमार गुप्त प्रथम वो शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? एक्चुअली लिखा किसी और ने है, लेकिन ये स्पष्ट विलियम जोन्स ने किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। यानी इतिहास में जिस सेंड्रोकोटस की चर्चा होती है वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इस बात की जो पुष्टि है वो किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। और लगभग ये सारे पॉइंट्स आपको इस किताब में, एडुटेरिया की किताब में आपको मिल गया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहां से 2-3 प्रश्न आते हैं कि अशोक ने क्या किया था कि चूंकि अपने शिलालेखों का निर्माण ही उस उद्देश्य से कराया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे विचार क्या हो, पहुंचे, और लंबे समय तक ये विचार पहुंचते रहे। तो उसने क्या किया कि भारतीय क्षेत्र में यदि हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो भारतीय क्षेत्र में जो ये पूरा अंदर का भारत था, ये उस समय ब्राह्मी लिपि को आसानी से समझ सकता था। ठीक है, इसी ब्राह्मी लिपि से बाद में देवनागरी लिपि का उदय होता है, जो हम लोग हिंदी के भाषा के रूप में या लिपि के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, यहां पर जो अब यूनानी जो भारत में आए थे,
तो इस यूनानियों के आने के कारण क्या हुआ था, यहां एक नई लिपि आई थी जिसको कहा जाता है ग्रीक या यूनानी लिपि। ग्रीक लिपि से ही मिलती जुलती एक लिपि का विकास हुआ जिसका नाम था अरमाइक लिपि। और अरमाइक लिपि से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए भारतीय क्षेत्र में एक और लिपि का विकास हुआ था जिसका नाम था खरोष्ठी लिपि। और इस तरह से ये 4 लिपियां थी जिन 4 लिपियों में अशोक ने अपने अभिलेखों का निर्माण कराया। और इन चारों लिपियों में से भारत के आंतरिक भागों में जिसका उपयोग होगा वो कौन था, ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है, भारत का सीमा क्षेत्र और पाकिस्तान का क्षेत्र, उसमें यूज हुआ खरोष्ठी लिपि। और पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका और उसके अलावा अफगानिस्तान का क्षेत्र, उसमें हुआ अरमाइक और ग्रीक लिपि। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग यदि किसी का किया गया था तो वो कौन था, ब्राह्मी लिपि, क्योंकि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता था। सामान्य लोग भी इस लिपि को पढ़ने में सक्षम थे, इसीलिए इस लिपि का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और इसको पहली बार पढ़ करके सफलतापूर्वक जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या किया था, दिखाया था पढ़ करके। हालांकि पिलर को खोजा किसने था, हैंतलर जो है वो खोजे थे, लेकिन पढ़ने में सफलता किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को। अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो ये सिंपल है, बृहद्रथ, जो कि अंतिम मौर्य शासक था, जिसकी हत्या किसने की थी, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र ने उनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में की थी। तो ये सब भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, ये पहले इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या हो गई है, बदल रही है। तो जो शुरू के आपको प्रश्न दिखाई दिए उसमें थोड़ा लॉजिक भी लगाएगा, स्टेटमेंट भी डाले जाएंगे, ये सब 46वीं 47वीं 48वीं बीपीएससी के प्रश्न। तो उस समय सीधे सीधे प्रश्न आते थे, यानी 4 ऑप्शन है, आसानी से उसमें से क्या कर सकते थे आप, चूज कर सकते थे कि कौन सही है। तो उस समय कुशीनगर क्या होगा, आंसर होगा। और कुशीनगर से एक और प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है कि यह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, मल महाजनपद के अंतर्गत आता था, जो कि किस राज्य क्षेत्र में था, तो उत्तर प्रदेश में ये था। और वर्तमान में यदि ये कुशीनगर का अवस्थिति देखें तो आप जाएंगे तो बिहार से सटा हुआ ही है, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र जो हमारा है उसी से सटा हुआ जो यूपी क्षेत्र है उसी के अंतर्गत ये आता है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि नाटककार थे एक विशाख दत्त, और उनकी ये प्रसिद्ध कृति है। और ये विशाख दत्त की वह कृति है जिससे स्पेशली किसकी जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपने गद्दी को प्राप्त किया अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से। इसी की कहानी को दिखाया गया है किसमें, मुद्रा राक्षस में। तो नाम मुद्रा राक्षस है, लेकिन राक्षस की कहानी नहीं है, बेसिकली क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, ये ध्यान रखेंगे बस। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो ये स्पष्ट है कि हम लोग जब मगध का इतिहास पढ़ते हैं तो मगध के इतिहास के क्रम में जो शासकों का दौर शुरू होता है उसमें पहला कौन था, बृहद्रथ वंश। दूसरा आता है इसके बाद हर्यक वंश, हर्यक के बाद आएगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद आएगा नंद वंश, और नंद वंश के बाद आएगा मौर्य वंश। तो कई बार इनको जो कहते हैं क्रम से सजाने के लिए भी कहा जाता है, तो उसके लिए भी इन वंशों का क्रम ध्यान होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था। अब देखिए यहां ध्यान बस यही देना है कि चूंकि नालंदा भारत में पहला विश्वविद्यालय बना और बिहार में बना, लेकिन उसके बनने का समय क्या है, गुप्त काल। तो यानी नालंदा तो लेना ही नहीं है। और उस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित केंद्र था वो कौन था, तक्षशिला था, जो कि गांधार प्रदेश के अंतर्गत आता था। और कौटिल्य जो थे वो वहां पे पढ़े भी थे और पढ़ा भी रहे थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को जो तैयार किया गया नंदों से लड़ने के लिए, उसको भी कहां तैयार किया गया था, तो तक्षशिला में ही किया गया था। तो मौर्यन पीरियड में जो सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। इसके अलावा मौर्यन पीरियड के बाद भी बिहार या भारत के क्षेत्र में पहला
शिक्षा का केंद्र जो विकसित हुआ भारतीय क्षेत्र में वो तक्षशिला ही था। इसके बाद ही कोई केंद्र जो है वो शिक्षा केंद्र के रूप में प्रचलित होना शुरू हुआ था।